पंचम अधिकरण 2 परिचय और प्रेम संबंध का शेषांश। जब जब स्त्री उसकी ओर देखे तब तब वह भी प्यार भरी नजरों से उसे देखे। वह यह दिखाने का प्रयत्न करे कि यह ऐश आराम से रहता है और उसके पास मनोरंजन के अनेक साधन हैं। यदि स्त्री की गोद में बच्चा हो तो वह उससे खेले, उसे चूमे, अपनी गोद में ले, उसके गाल पे उंगली लगाए, उसे खिलौने दे और इस प्रकार के अन्य काम करे जिससे वह स्त्री आकर्षित और आनंदित हो। स्त्री के कुछ आकर्षित होने पर वह उससे भी बातें करे। उत्सवों आदि में बहाने बनाकर उसके निकट जाए और काम प्रधान बात करे, उसे अपने घर निमंत्रित करे। यदि वह कन्या हो तो पुरुष बहुत देखभाल से ये काम करे, क्योंकि कन्याओं को संभोग आदि की जानकारी नहीं होती। विवाहित स्त्री अनुभवी होती है, अतः उक्त इशारों से ही वह मंतव्य समझ लेती है। और यदि वह भी आकर्षित हो तो पुरुष की इन हरकतों से आनंद लेगी और इस प्रकार के हाव भाव से अपनी भी इच्छा प्रकट करेगी। तब पुरुष उसे उपहार दे और एकांत में मिलने का प्रयत्न करे। एकांत में वह आलिंगन, चुंबन आदि करे और उसकी काम लालसा को उत्तेजित करे। वात्स्यायन चेतावनी देते हैं कि पुरुष एक ही घर में 2 स्त्रियों से प्रेम कदापि न बढ़ाए। जो पति स्वयं अपना काम लालसा शांत करने के लिए अन्य स्त्रियों के पास जाता है, उसकी पत्नी से भी हेल मेल बढ़ाने का प्रयत्न न करे। तथा घर में जिसकी सास हो, जो घर में कठोरता से रखी जाती हो या जो अपने पति से बहुत डरती हो, उससे भी प्रेम कभी भी न बढ़ाए। 3 नारी की भाव परीक्षा। पुरुष जब नारी को वश में करने का प्रयत्न करता है तब उसे यह बात भी परख लेनी चाहिए कि नारी का रुझान उसकी ओर भी है या नहीं है। यदि नारी पहले प्रयत्न में अनुकूल आचरण नहीं करती, परंतु दूसरे प्रयत्न में पुरुष के प्रति थोड़ी बहुत रुचि लेने लगती है, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ और प्रयत्न के बाद वह वश में आ जाएगी। यदि स्त्री पुरुष के प्रयत्नों की ओर जरा भी ध्यान न दे तो समझ लेना चाहिए कि स्त्री उस पुरुष से कोई संपर्क स्थापित करने के लिए लालायित नहीं है। परंतु ऐसी स्त्रियां भी काफी प्रयत्न करने पर वश में आ सकती हैं। यदि स्त्री तुरंत झिड़क दे तो पुरुष को अपना प्रयत्न तत्काल छोड़ देना चाहिए। कुछ उदाहरण लीजिए। यदि पुरुष उसका कोई अंग छुए और स्त्री उसके मनोभाव को न जान पाए तो समझना चाहिए कि वह धीरे धीरे प्रयत्न करने से वश में आ जाएगी। यदि दोनों निकट लेटे हों तो पुरुष सोने का बहाना करके ऊपर हाथ रखे। यदि स्त्री भी सोने का बहाना करके हाथ न हटाए, परंतु बाद में जागने का बहाना बनाकर हाथ एक ओर हटा दे, तो समझना चाहिए कि प्रयत्न करने पर वह वश में आ जाएगी। यदि वह हाथ बिल्कुल न हटाए तो फिर पुरुष आलिंगन करने का प्रयत्न करे। यदि स्त्री खुद ही पुरुष को एकांत में बुलाए तो समझना चाहिए कि स्त्री उससे संभोग करना चाहती है। जो स्त्री आसानी से वश में आ जाती है उसके लक्षण ये हैं। 1 जो कांपे और गदगद कंठ से बोले। 2 जिसके हाथ पांव और उंगलियों पर पसीना आता हो। 3 जो पुरुष के सिर और जांघें दबाने को लालायित हो। 4 जो मालिश करते समय कामातुर होकर एक हाथ से पुरुष के लिंग को छूने लगे और आलिंगन करे। 5 जो थकने का बहाना करके पुरुष के निकट लेट जाए और सोने का बहाना करके अपने हाथ और जांघें उससे सटा दे। 6
6 जो अपना सिर पुरुष की जांघ पर रख दे। 7 जो पुरुष के कहने पर उसकी जांघ के काफी ऊपर 2 जांघों के संधि स्थल तक बिना विरोध किए मालिश करे और एक हाथ संधि स्थल पर मजबूती से रखे रहे। पुरुष की जांघों को कसकर दबाने पर काफी देर बाद हाथ हटाए और फिर इसी तरह मालिश करने के लिए आने का वायदा करे। 8 जो एकांत में अपने मनोभाव प्रकट करे। पर स्त्री से संबंध स्थापित करने के लिए पहले उसके मनोभाव जानना जरूरी है। बिना इसके प्रयत्न करने से हानि होती है। 4 दूती यदि कोई पुरुष ऐसी स्त्री से परिचय बढ़ाना चाहता है जिससे उसका परिचय न हो तो वह मध्यस्थ की सहायता लेता है। ऐसे मध्यस्थ को दूत या दूती कहते हैं। स्त्री को वश में करने के लिए प्रायः दूती की मदद ली जाती है। दूती का काम यह है कि वह पहले स्त्री से मेलजोल बढ़ाए और फिर उसे पुरुष की ओर आकर्षित करे। वह स्त्री के सामने पुरुष के 64 कलाओं के ज्ञान, सुंदरता, जवानी, मैथुन शक्ति आदि की चर्चा कर उसके प्रति स्त्री की रुचि पैदा करे और जब वह पूरी तरह आसक्त हो जाए तब दोनों को एकांत में मिलाए। दूती भेद दूती के 8 प्रकार बताए गए हैं यथा 1 निसृष्टार्थ, 2 परिमितार्थ, 3 पत्रहारी, 4 स्वयं दूती, 5 मूढ़ दूती, 6 माया दूती, 7 मूक दूती और 8 बाथ दूती। 1 निसृष्टार्थ दूती इस प्रकार की दूती चतुर होती है और जब देखती है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, तो दोनों को मिला देती है। 2 परिमितार्थ दूती जब स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे को जान गए हों तथा आकर्षित हो चुके हों, तब उन्हें एकांत में मिलाने वाली स्त्री परिमितार्थ दूती कहते हैं। 3 पत्रहारी दूती जो केवल दोनों के बीच पत्र के आदान प्रदान करती हो। 4 स्वयं दूती जो दूती किसी स्त्री द्वारा नियुक्त की गई हो परंतु पुरुष के पास जाने के बाद उस स्त्री का संदेश आदि कहने के बजाय स्वयं ही उस पुरुष से प्रेम करने लगे और उसे अपने साथ संभोग करने को बाध्य करे। ऐसी दूती को स्वयं दूती कहते हैं। 5 मूढ़ दूती जब भोली भाली पत्नी को बेवकूफ बनाकर कोई स्त्री उसके पति से संपर्क स्थापित करे तब उस भोली भाली पत्नी को मूढ़ दूती कहते हैं। स्त्री उससे मेल बढ़ाती है और उसे सलीके से वस्त्र तथा आभूषण पहनना सिखाती है। कभी उसके शरीर पर नक्षत अथवा दंत छेदन कर देती है। इससे पुरुष समझ जाता है कि उसकी मूर्ख पत्नी को शिक्षा देने वाली स्त्री चतुर है और तब उस स्त्री के प्रति उसका काम लालसा बढ़ती है और वह संभोग करने को आतुर हो जाता है। 6 भार्या दूती पुरुष अनेक बार अपनी मूर्ख पत्नी के द्वारा ही अभिलाषित स्त्री से संपर्क स्थापित करता है। ऐसी मूर्ख पत्नी को भार्या दूती कहते हैं। 7 मूक दूती घर की छोटी नौकरानी जो गुप्त प्रेम, मैथुन आदि के बारे में कुछ न जानती हो। पुरुष ऐसी छोटी नौकरानी को ऐसे खिलौने, फूल मालाएं आदि देकर प्रेमिका के घर भेजता है जिसके अंदर पत्र छिपाकर रखा गया हुआ होता है। 8 बात दूती इस तरह की दूती प्रेमी को प्रेमिका का और प्रेमिका को प्रेमिका संदेश ऐसी भाषा में देती है जिसके 2 अर्थ हों।
इससे प्रेमी या प्रेमिका तो अपने मतलब की बात समझ लेते हैं, परंतु कोई अन्य नहीं समझता। विधवा स्त्री, भविष्य बताने वाली स्त्री, नौकरानी, भिखारिन और कलाविज्ञ स्त्री दूती का काम बहुत अच्छी तरह कर लेती है। 5. राजा सामंतों का पर स्त्री गमन। राजा और मंत्री किसी साधारण नागरिक के घर में नहीं जा सकते, क्योंकि उनके एक एक काम को प्रजा देखती रहती है और उसी का अनुकरण भी करती है। अतः उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी बाद में निंदा होती हो। गांव में कुछ औरतें होती हैं जिन्हें चारशणी कहा जाता है। इन्हें गांव के प्रधान, लगान वसूलने वाले या नंबरदार के द्वारा आसानी से वश में किया जा सकता है। जब वे धान कूट रही हो, खाना पका रही हो, अनाज भंडार में जा रही हो, घर से कोई चीज निकाल रही हो या किसी अन्य प्रकार का काम कर रही हो, तब उन्हें बहकाया जा सकता है और उनके साथ संभोग किया जा सकता है। इसी प्रकार राजा का पशु अधिकारी चरवाहे की पत्नी से राजा के सूत काटने का प्रधान सूत काटने वाली विधवाओं, अनाथ स्त्रियों और सन्यासिनियों से, नगर अधिकारी प्रेमिकाओं के गुप्त रहस्य जानने पर उनसे, और वाणिज्य अधिकारी अनाज खरीदने बेचने वालों की पत्नियों से आसानी से संभोग कर लेते हैं। सामान्यतः राजधानी या बड़े नगर में कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वसंत पूर्णिमा या चांदनी रात को स्त्रियां नगर प्रमुख के घर की स्त्रियों से खेलने अंतःपुर जाती हैं। खेल के बाद वे उन रानियों से मिलती हैं जिनसे उनका परिचय होता है और वहां बहुत रात तक बात करने, खेलने, खाने के बाद घर लौटते हैं। ऐसे अवसर पर राजा नगर प्रमुख की दूती मनोवांछित स्त्री को अच्छी अच्छी चीजें दिखाने के बहाने अलग एक ओर ले जाती है और पूर्व निर्धारित स्थान पर राजा अथवा नगर प्रमुख से मिला देती है। दूती यह विश्वास दिलाती है कि इस मिलन को उन तीनों के अलावा कोई चौथा नहीं जानेगा। यदि स्त्री ना माने तो राजा स्वयं उसके पास जाए, उसे सुंदर उपहार दे और उसे विदा कर दे। इसी प्रकार दूती अनेक विधियों से मनोवांछित स्त्री को राजा से मिलाती है। जिन व्यक्तियों की पत्नियों को राजा या अन्य अधिकारी आसानी से मिल चुके हैं, जो नौकरी ढूंढ रहा हो, जिसे राज्य अधिकारी सता रहे हो, जैसे जबरन कैद कर लिया गया हो, जो कानून से डरता हो, जो असंतुष्ट हो, जो राजा सामंतों का कृपा पात्र बनना चाहता हो, जो महत्वाकांक्षी हो, जो राजा के नौकरों द्वारा सताया जा रहा हो, जो अपनी जाति से ऊपर उठना चाहता हो आदि। राजा को चाहिए कि वह किसी के घर में कदापि न घुसे। कोट्टर राज्य अर्थात गुजरात का राजा आमिर अपनी प्रेमिका के लिए एक बनिए के घर में घुस गया था। उसके भाई ने धोबी को नियुक्त किया, जिसने राजा को वहीं मार डाला। इसी प्रकार काशी राज जयसेन जब प्रधान रईस के घर में उसकी पत्नी से प्रेम कर रहा था, तभी प्रधान सईस ने उसे मार डाला था। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां राजा को दूसरे की स्त्रियों से संभोग करने की छूट है। यह वहां की प्रथा है। आंध्र में नवविवाहित स्त्री विवाह के 10वें दिन उपहार आदि लेकर राजा के अंतःपुर में जाती है, जहां राजा उससे संभोग करके उसे विदा करता है। वत्स गुल्म अर्थात दक्षिण राज्य में सामंतों के अंतःपुर की स्त्रियां रात को राजा के पास जाती हैं और उसकी कामना पूरी करती है। विदर्भ में राजा के अंतःपुर की स्त्रियां गांव की सुंदर स्त्रियों को अपने पास बुलाकर 15 दिन या महीने भर टिकाती हैं और रात को राजा के पास संभोग के लिए भेजती हैं।
अपरांत अर्थात पश्चिमी सीमावर्ती इलाका में लोग अपनी सुंदर पत्नियां राजा और सामंतों को भेंट स्वरूप देते हैं। सौराष्ट्र में भी स्त्रियां अलग अलग अथवा समूह में राजा के साथ संभोग कराने अंतःपुर जाया करती है। ये कुछ तरीके हैं जिससे राजा सामंतगण अपनी काम वासना तृप्त करते हैं। परंतु वात्स्यायन का कहना है कि जो राजा अपनी प्रजा का हितैषी हो इन विधियों का उपयोग कदापि न करे, क्योंकि जो आपके 6 शत्रुओं काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर पर विजय पा सकता है वही विश्व विजयी हो सकता है। 6. अंतःपुर की लीलाएं। अंतःपुर की औरतों को किसी पर पुरुष से मिलने नहीं दिया जाता। चारों ओर कड़ा पहरा लगा रहता है। उनका एक ही पति होता है जो सबको संतुष्ट नहीं कर पाता। इसीलिए उन स्त्रियों की काम लालसा शांत नहीं हो पाती। तब वे अपनी काम तृप्ति के लिए अनेक तरीके अपनाती हैं। तब वह अपनी आया की लड़की, सहेली या नौकरानी को पुरुषों के कपड़े पहनाती है और उन पर कृत्रिम लिंग लगाती है, जैसे आलूक, केला, तालफल, तुम्बी, ककड़ी आदि। तब वे उससे मैथुन करवाकर अपनी काम तृष्णा शांत करती हैं। वे बिना दाढ़ी मूछों के पुरुष के समान लगने वाले नपुंसकों के साथ भी सोती हैं। राजा भी अपनी रानियों की काम लालसा शांत करने के लिए कृत्रिम लिंग लगाकर एक ही रात में अनेक स्त्रियों के साथ संभोग करता है। परंतु जिसे वह वास्तव में प्रेम करता है और उस रात जिसकी बारी होती है उसके साथ स्वाभाविक रूप से मैथुन करता है। यह प्रथा पूरब में है। आम स्त्रियों की तरह पुरुष भी अपनी काम तृष्णा शांत करने के लिए हस्त मैथुन, पशु मैथुन या गुदा मैथुन करते हैं। अंतःपुर की स्त्रियां कभी कभी रात को अपनी नौकरानी की सहायता से छिपे तौर पर अच्छे पुरुष भी मंगा लेती है। ऐसी नौकरानियां बाहर के जवान पुरुषों से दोस्ती गांठती हैं और उन्हें बताती हैं कि अमुक रानी से संपर्क करने में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। फिर नौकरानियां महल के गुप्त रास्ते, पहरेदारों की बदली का समय आदि सभी ऐसी बातें जानती हैं जिनसे वे पुरुषों को अंतःपुर में बिना किसी खतरे के ला सकती हैं। वात्स्यायन कहते हैं कि पुरुषों को कभी अंतःपुर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें खतरा बना रहता है। परंतु यदि ऐसा करना आवश्यक हो जाए तो उसे आने जाने के सभी रास्तों को भली प्रकार देख लेना चाहिए। वह पहरेदारों से मिले और यह बहाना बनाए कि अंतःपुर की अमुक नौकरानी से उसे प्रेम है। नौकरानी को भी बता दे कि वह उससे प्रेम का बहाना बनाकर अमुक रानी से मिलना चाहता है। सामान्यतः जब सामान बाहर भेजा जा रहा हो, महल की सवारी जा रही हो, त्योहार या उत्सव में स्त्रियां महल में आ जा रही हों, नौकरानियां एक महल छोड़कर दूसरे महल में जा रही हों, पहरेदार ड्यूटी बदल रही हों, राजघराने के लोग वन विहार या यात्रा पर जा रहे हों या वहां से लौट रहे हों, अथवा जब राजा लंबी यात्रा पर गया हो तब अंतःपुर में घुसा जा सकता है। अंतःपुर की स्त्रियां भी एक दूसरे के रहस्य को जानती हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मदद देती हैं। अपरांत प्रांत में अंतःपुर पर कड़ा पहरा नहीं रहता। वहां की स्त्रियां मन चाहे पुरुष को बुला सकती हैं। आमी प्रांत की स्त्रियां अंतःपुर के पहरे पर नियुक्त क्षत्रिय पुरुषों के साथ संभोग कर अपनी काम लालसा शांत करती हैं। वत्सगुल्म जो कि दक्षिण में है, राज्य में दूषित युवकों को नौकरानियों के वस्त्र पहनाकर अंतःपुर में ले जाती हैं
और जब रानियां उन युवकों से संभोग करती हैं, विदर्भ में राजकुमारगण अंतःपुर में बेरोक टोक जा सकते हैं। वहां वे अपनी माता को छोड़कर बाकी सभी के साथ रंगरलियां करते हैं। स्त्री राज्य में रानियां उन लोगों से संभोग करती हैं जो अंतःपुर आ जा सकते हैं। वे बाहर से किसी युवक को नहीं बुलाती। गौड़ प्रांत में अंतःपुर की रानियां ब्राह्मणों, नौकरों, दासों और कार्यवाहकों से संभोग करती हैं। सिंधु प्रांत में रानियां उन दरबानों, नौकरों तथा चाकरों से संभोग करती हैं जो आसानी से अंतःपुर में आ जा सकते हैं। हिमालयी क्षेत्र में निडर प्रेमी पहरेदारों को रिश्वत देकर अंतःपुर में जाते हैं और वहां रानियों से रंगरलियां करते हैं। बंग, अंग और कलिंग में शास्त्र पंडित ब्राह्मण अंतःपुर में जाकर रानियों की तब निर्देश और प्रवचन देने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ उसके और रानियों के बीच पर्दा है, फिर भी वे संभोग करने का रास्ता निकाल लेते हैं। पूर्वी प्रांत में 9-10 रानियां मिलकर एक प्रचंड वेग वाले युवक को छिपा लेती हैं और उसके साथ बारी बारी से मैथुन कराती हैं। स्त्रियां कई कारणों से भ्रष्ट होती हैं। उनमें से कुछ ये हैं: बहुत अधिक बोलना, जिस पर नियंत्रण न हो, जिसका पति उसे स्वतंत्र रखे, जो अन्य पुरुषों से बहुत मिलती जुलती हो, जिसका पति लंबे अरसे तक परदेश रहे, जो अन्य प्रांत में लंबे अरसे से रह रही हो, जो बदचलन औरतों की संगति में हो और जो अपने पति से ईर्ष्या भी करती हो। षष्ठ अधिकरण। कोष्ठकों में वैसिक। 1. वेश्यावृत्ति। 2. वेश्या की धन लालसा और प्रेमी से विरक्ति। 3. पुराने प्रेमी से नाता। 4. वेश्या को लाभ। 5. लाभ हानि और वेश्या भेद। 1. वेश्यावृत्ति। वेश्याएं मुख्यतः धन प्राप्त करने के लिए वेश्यावृत्ति करती हैं। यूं पुरुष से मैथुन कराना प्राकृतिक है, परंतु जब वेश्या की इच्छा न हो और उसे धन के लिए संभोग कराना पड़े, तब भी उसे चाहिए कि तह काम वासना दिखाए, अन्यथा पुरुष का उस पर विश्वास नहीं रह जाता। वेश्या सज धज कर घर में इस तरह बैठती है जिस तरह आने जाने वाले उसे देख सके और उसके प्रति आकर्षित हो। वेश्या कुछ दलाल भी रखती है जो अमीर युवकों को फंसा कर लाते हैं। इसके अलावा वेश्या कुछ ऐसे लोगों से भी मेलजोल बढ़ाती है जो संकट के समय उसकी सहायता कर सके। वे लोग मुख्यतः ये हैं: पुलिस अधिकारी, ज्योतिषी, शूरवीर, 64 कलाओं में विज्ञ पुरुष, पीठ मर्द, विट विदूषक, माली, अत्तार, शराब की दुकान वाला, धोबी, नाई और भिखारी आदि। वेश्या इन पुरुषों से केवल धन प्राप्त करने के लिए संभोग करती है। स्वतंत्र धनी युवक, धनी किशोर, धनी वृद्ध, जिसे आसानी से धन मिल गया हो, उच्च अधिकारी, प्रतिस्पर्धी पुरुष, स्थायी आमदनी वाला व्यक्ति जो अपने को सुंदर समझता हो, जो अपनी प्रशंसा के पुल बांधता हो, मूर्ख जो अपने को बुद्धिमान समझता हो, नपुंसक अपने को मर्द सिद्ध करना चाहता हो, जिसका राजा और मंत्रियों पर प्रभाव हो, भाग्यवान व्यक्ति, उदार व्यक्ति,
जो बड़ों की अवज्ञा करता हो, इकलौता पुत्र, कामुक वैद्य, साधु सन्यासी। वेश्या प्रायः ऐसे ही पुरुषों से संसर्ग करती हैं जो अच्छे गुणों वाले हों और जिससे प्रेम पाने के साथ साथ प्रसिद्धि और धन भी प्राप्त हो सके। ऐसे पुरुष ये हो सकते हैं: कुलीन, विद्वान काव्य प्रेमी, कुशल वक्ता, प्रतिभावान, महत्वाकांक्षी, विश्वसनीय, मित्रवत्सल, धार्मिक व्यक्ति तथा सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला, उदार नाटक आदि का शौकीन, अभिनेता, स्वतंत्र विचारों वाला, चंडवेगी आदि। वेश्या के गुण। वेश्या में भी ये गुण होने चाहिए। रूपवती हो, युवती हो, शरीर पर सौभाग्य के चिन्ह हो, मधुर भाषिणी हो, पुरुष के गुण का आदर करने वाली हो, ईमानदार और स्पष्ट भाषी हो, उदार हो, कलाओं की ज्ञाता हो और उत्सवों आदि में खुलकर भाग लेने वाली हो। वर्जित पुरुष। जिस पुरुष में ये दोष हो उसके साथ वेश्या कदापि संभोग न करे। क्षय या कुष्ठ रोगी, जिसके मुंह से दुर्गंध आती हो, जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता हो, कठोर बोलने वाला, कंजूस, क्रूर, जिसे बुजुर्गों ने त्याग दिया हो, चोर, घमंडी, जो स्त्रियों को फंसाने के लिए वशीकरण आदि का प्रयोग करता हो, मान अपमान का ख्याल न करने वाला, धन के लालच में शत्रु से भी मेल बढ़ाने वाला और लज्जालु। आचार्यों ने अनेक कारण बताए हैं, परंतु वात्स्यायन कहते हैं कि संभोग केवल 3 कारणों से किया जाता है। 1. धन प्राप्त करने की इच्छा से। 2. किसी विपदा को टालने के लिए। और 3. प्रेम होने के कारण। वेश्या मुख्यतः धन कमाने के लिए संभोग कराती है, अतः उसके साथ प्रेम नहीं चल सकता। यदि कोई पुरुष निमंत्रित करे तो चतुर्वेश्या एकदम नहीं चली जाती, क्योंकि पुरुष उन स्त्रियों को पसंद नहीं करते जो आसानी से प्राप्त हो जाएं। चतुर्वेश्या उसके पास जाने से पहले उसकी रुचि अरुचि का पता लगा लेती है। वह उदार है या कंजूस, प्राकृतिक संभोग पसंद करता है या मुख मैथुन, गुदा मैथुन आदि का शौकीन है। वेश्या के प्रति उसका अनुराग स्थायी है या क्षणिक। इन बातों का पता लगाने के बाद वेश्या उसके घर जाती है या पीठ मर्द आदि की सहायता से उसे अपने घर बुलाती है। पुरुष के आने पर वेश्या उसका आदर सत्कार करती है और गीत नृत्य आदि से उसका मनोरंजन करती है। 2. वेश्या का आचरण। पुरुष जब पूरी तरह वेश्या के चंगुल में फंस जाता है तब वह ऐसा नाटक करती है मानो वह उसी की पतिव्रता हो। जब पुरुष उससे अनेक आसनों से मैथुन करता है तो वह उन पर आश्चर्य प्रकट करती है और जानते हुए भी वह उन्हें सीखने की उत्कंठा दिखाती है। इस बीच यदि उसका पुराना प्रेमी बुलाता है तो वह पेट दर्द आदि का बहाना कर उसे टाल देती है। नया प्रेमी यदि चिंतित हो तो वह भी चिंता प्रकट करती है। नया प्रेमी जो पसंद करता है उसे वह भी पसंद करती है और वह जिन चीजों के प्रति घृणा दिखाता है उन्हीं चीजों के प्रति वह भी घृणा दिखाती है। वह चुपके यह भी पता लगा लेती है कि उसके नए प्रेमी का संबंध किसी अन्य वेश्या या स्त्री से तो नहीं है। यदि हो तो वह अनेक प्रकार से उसके संबंध को तोड़ने का प्रयत्न करती है। वेश्या उसको अपने प्रति और अधिक आकर्षित करने के लिए उसके गुणों, विद्वत्ता आदि की प्रशंसा करती है, उसकी दीर्घायु की कामना करती है, यहाँ तक कि व्रत आदि भी रखती है। जब वह सोया हो
तो उसका चुंबन आलिंगन करती है, उससे पुत्र होने की इच्छा प्रकट करती है। जब वह परदेश जाने लगता है तब उसे जल्दी लौटने के लिए अनेक कस्में देती है। इस प्रकार वह पुरुष को पूरी तरह फंसा लेती है और पुरुष उसके प्रेम में दीन दुनिया से बेखबर हो जाता है। आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि वेश्या पुरुषों से एक ओर तो प्रेम प्रकट करती है और दूसरी ओर उनसे उदासीन भी रहती है।